Hello students, welcome to FA online classes. Student, today in this video we will complete the remaining part of chapter number 13 of unit 2, which is Earth and the solar system for class 6th. And now we are going to start with page number 80. Take out and open your SST book at page number 80. So let's start now. Our first topic is Earth, a unique planet. ज़मीन एक अनोखा ग्रह, पृथ्वी यानी एक अनोखा ग्रह है। क्यों है वो आज हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। यूनिक कहते हैं अनोखा या निराला। अर्थ जो है वो हमारी एक बहुत ही स्पेशल प्लेनेट है, यानी एक बहुत ही ख़ास ग्रह है और स्पेस से देखने पर यानी अंतरिक्ष से देखने पर बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। और इसकी शेप कैसी है, एक ऑरेंज की तरह है और दोनों पोल से ये चपटी दिखाई देती है और ये ब्लू और ग्रीन लाइट के मिक्सचर को रिफ्लेक्ट करती है यानी दिखाती है। और ब्लू किस वजह से दिखाई देती है, ब्लू कलर, क्योंकि ओशियंस की वजह से, यानी जो सागर होते हैं उसका पानी नीला दिखाई देता है, उसकी वजह से ब्लू नज़र आती है। और ग्रीन दिखाई देती है हमें वेजिटेशन की वजह से, यानी वनस्पति की वजह से, क्योंकि वनस्पति जो होती है वो हरी भरी होती है, इसी वजह से ही ग्रीन दिखाई देती है। इसलिए कभी कभी इसको ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी केवल एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर जीवन के लिए जिसको यानी जाना जाता है, क्योंकि ज़िंदगी को सपोर्ट करने वाली सारी कंडीशंस इसी पर यानी हमारी ज़मीन पर, पृथ्वी पर पाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं वो कौन कौन सी हैं, वो यहाँ पर अब बताई गई हैं। फर्स्ट इन्होंने बताया सूटेबल टेम्परेचर, ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब हम इन्हीं को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है यहाँ पर सूटेबल टेम्परेचर यानी उचित या ठीक तापमान। यहाँ पर बताया गया कि अर्थ जो है वो सन से तीसरा प्लेनेट है और मरकरी और वीनस जो है वो सन के बहुत क्लोज हैं यानी बहुत पास हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा गर्म है। इसलिए उन पर लाइफ जो है यानी ज़िंदगी जो है वहाँ पर संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। नेपच्यून जो है वो सन वार्मथ यानी सूरज की गर्माई से काफ़ी दूर है, तो इसीलिए जो टेम्परेचर है वहाँ पर वो कितना होता है, अबाउट 220 डिग्री सेल्सियस होता है। वे केवल हमारी ज़मीन ही है जिसका औसत मध्यम तापमान जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। यानी हमारा ये जो तापमान है पृथ्वी का, ये हमारे लिए सूटेबल होता है। अब है ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर यानी सांस लेने लायक एटमॉस्फेयर वातावरण। यहाँ पर बताया गया कि अर्थ ही केवल ऐसा प्लेनेट है जो चारों ओर से गैसेस की एक लेयर है, परत होती है गैसों की, उससे घिरा हुआ है, जो सूटेबल है किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए यानी सांस लेने के लिए सूटेबल है। और ये जो गैसों की जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और इसमें क्या क्या कंटेंट होता है यानी इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसमें राइट मिक्सचर होता है यानी सही इसका मिक्सचर होता है ऑक्सीजन का इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड का, ताकि हम उसमें सांस ले सकें। और इसमें कोई भी ऐसी गैस शामिल नहीं होती जो कि हमें नुकसान पहुंचाए। अब टॉपिक है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी पानी की मौजूदगी या उपलब्धता। यहाँ पर बताया गया है कि प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन लाइफ है, यानी इन सभी को पानी की ज़रूरत होती है। और पानी किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, तो इन सभी को पानी की लिक्विड फॉर्म में ज़रूरत होती है। पानी की ज़रूरत तो सभी को होती है, चाहे जानवर हो, पेड़ पौधे हों या ह्यूमन लाइफ हो। और ये केवल कहाँ पाया जाता है पानी, सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही पाया जाता है। और इन्हीं फैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है जो अभी हमने सारे अभी पढ़े, उसी की वजह से यानी वो सब मिलकर ही अर्थ को एक यूनिक प्लेनेट बनाते हैं जिस पर ज़िंदगी जीना संभव है, यानी ज़िंदगी के अस्तित्व इसी पर पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मून। मून जो है वो क्या है, मून एक ब्राइटेस्ट बॉडी है, सबसे चमकदार बॉडी है। और कहाँ पर चमकता है ये, स्काई में, और किस टाइम, रात में। यहाँ पर बताया गया है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारे अर्थ के बहुत ज़्यादा पास है। और यहाँ पर बताया है कि इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे है हमारी अर्थ से, यानी हमारी ज़मीन से इतने किलोमीटर दूर है। और मून शाइन होता है
क्यों शाइन होता है, किस वजह से चमकता है? क्योंकि जो सन की जो लाइट है उसके रिफ्लेक्ट चमकता है। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है यहाँ पर बताया है सन की, वो जो है यानी चांद से ज़मीन तक, ज़मीन की सरफेस तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगता है? अबाउट 1.3 सेकंड्स में वो धरती पर पहुँच जाती है। और ये ज़मीन का पूरा चक्कर 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। एट द सेम टाइम यानी उसी समय ये अपनी एक्सिस पर एक बार रोटेट भी करता है। और यहाँ पर बताया गया है कि टाइम टेकन जो है वो सिंगल रोटेशन के लिए और रिवोल्यूशन के लिए अर्थ के चारों तरफ वो दोनों ही टाइम सेम होते हैं। इसीलिए हम हमेशा जो मून का यानी चांद का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि चांद पर कोई जीवन मौजूद है और वहाँ पर क्या है, बहुत सारे माउंटेन्स पाए जाते हैं, प्लेन्स हैं, सर्कुलर डिप्रेशन है जिनको हम क्रेटर्स यानी गड्ढे बोलते हैं। वो कहाँ पर पाए जाते हैं? चांद की सरफेस पर पाए जाते हैं। वहाँ पर उसके चारों ओर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और पानी का भी कोई निशान वहाँ पर नहीं है। हम वहाँ पर क्या चीज़ पाते हैं? वहाँ पर रॉक्स, चट्टाने हैं और डस्ट यानी धूल वगैरह मून पर पाई जाती है। और इसकी सरफेस कैसी है? इसकी सरफेस डेड है। और कई अंतरिक्ष अभियानों पर साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह के बारे में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी की है। अब यहाँ पर बताया गया कि 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है यानी अंतरिक्ष यात्री हैं। कहाँ से? नासा से। ये नासा की फुल फॉर्म लिखी हुई है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है चांद पर जाने वाले, चलने वाले पहले व्यक्ति बने, यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही सबसे पहले चांद पर गए थे। फेजेस ऑफ द मून, मून के फेजेस यहाँ पर बताया गया है कि हम चांद का यानी चंद्रमा का कितना पार्ट यानी कितना हिस्सा देखते हैं। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है चंद्रमा और सूरज की किरणों के बीच जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो मून का जो एरिया है जो पृथ्वी से लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करता है, ये अलग अलग होता है। और ये जो चेंज होते हैं इसकी स्टेज में मून की, इसी को हम फेजेस कहते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट बताया गया है इसके बारे में कि जब मून जो है वो लगभग बिल्कुल बीच में होता है अर्थ के और सन के, तो जो अर्थ के सामने जो साइड आती है वो अनलाइट होती है, यानी वहाँ पर रोशनी नहीं होती, अनलिट होती है। और इसीलिए इसको न्यू मून फेस कहते हैं, यानी अमावस्या जिसको कहते हैं, जिसमें चांद में रोशनी दिखाई नहीं देती। और फिर बताया यहाँ पर एक वीक लेटर यानी एक हफ्ते बाद जो हाफ मून होता है या फर्स्ट क्वार्टर फेज होता है वो होता है। फिर और एक दूसरे हफ्ते के बाद जो एंटायर साइड है इसकी अर्थ के सामने जो फेस होती है यानी अर्थ के सामने आती है, ये लिट हो जाती है, लिट अप हो जाती है, यानी रोशनी से जगमगा उठती है। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं? दिस इज़ द फुल मून फेज, और इसको फुल मून यानी पूर्णिमा कहते हैं। फुल मून से बताया यहाँ पर जो एरिया होता है ये घटकर हाफ सर्किल हो जाता है, यानी आधा हो जाता है। और फिर लास्ट क्वार्टर फेज होता है और फिर उसके बाद वापस ये किस स्टेज में, फेज में चला जाता है दोबारा, न्यू मून फेज में। अदर सेलेस्टियल बॉडीज, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स एंड कॉमेट्स आर अदर स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज जो हमारी सोलर सिस्टम में पाई जाती हैं। ये कुछ छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जिनके नाम अभी यहाँ पर बताए हैं। अब वन बाय वन अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स। यहाँ पर बताया गया है कि मार्स और जुपिटर के बीच के जो गैप में एक जो छोटी छोटी बॉडीज़ की एक बेल्ट होती है जिसको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। और उनमें से कई हज़ारों जो होती हैं आकार में कुछ मीटर तक चौड़े से लेकर यानी, और ये सबसे बड़े सेरेस तक पाई जाती हैं। और जिसका डायमीटर जो है तो वो कितना है यहाँ पर बताया गया है, 690 किलोमीटर इसका डायमीटर है। अब हम कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बताया गया है कि बहुत खूबसूरत बॉडीज़ होती हैं और किससे बनी होती है मिलकर, ये डस्ट पार्टिकल यानी धूल के कण से और फ्रोज़न गैसेस जो जमी हुई गैसेस होती हैं उससे मिलकर ये बनी हुई होती हैं। और वो अपीयर होती हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा चमकीले स्टार्स होते हैं
और इनका जो एक विशाल यानी बहुत बड़ी चमकदार दुम उनके पीछे होती है, यानी बहुत चमकते हैं ये। और इनके पीछे देखने पर ऐसा लगता है जैसे इनकी एक बहुत लंबी सी दुम है। देखिए ये पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ये पीछे इसकी टेल सी नज़र आ रही है। और वह कब ग्लो करते हैं? वे ग्लो करते हैं जब वो सन के पास आ जाते हैं। और इसमें से बताया मोस्ट फेमस कोमेट जो है वो हेलिस कोमेट है, जो पृथ्वी पर हर 76 साल में यानी 76 ईयर्स में पृथ्वी पर आता है। कोमेट्स को पुच्छल तारा भी कहते हैं। इसके पीछे पुच्छल यानी पूंछ होती है, टेल होती है, इसलिए इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। अब हम मेटेरोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे पीसीज होते हैं, किसके? रॉक के, चट्टानों के और डस्ट के। कभी कभी वे यानी ज़मीन के बहुत पास आ जाते हैं और तेज़ी के साथ चमकना यानी जलना शुरू कर देते हैं। उनमें से कुछ गिर जाते हैं यानी एक लाइट की फ्लैश के साथ, यानी चमकीले लाइट के साथ में ये कुछ गिर जाते हैं। इसलिए अक्सर इनको क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार यानी टूटता तारा भी इनको कहा जाता है। देखें यहाँ पिक्चर में भी शूटिंग स्टार दिखाए हुए हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि स्पेस में बहुत सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं और जो हमें आकर्षित करती रहती हैं, अपनी ओर मोहित करती रहती हैं, जिससे कि जो पृथ्वी की जो स्टडी है यानी उसके बारे में जो अध्ययन है वो अनोखा और अद्भुत बन सके। इसलिए हम हमेशा नई नई डिस्कवरी जो है हमारी नई नई खोजें हैं उनकी तलाश में रहते हैं। स्टूडेंट्स अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका बुक वर्क देखते हैं। लेट्स सी पार्ट ए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पर टिक करना है हमें करेक्ट ऑप्शन जो है। इसमें यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो सही है उस पर हमें टिक लगाना है। फर्स्ट देखिए, जैसे द लार्जेस्ट प्लेनेट इज़, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिया हमारे जुपिटर, मरकरी, नेपच्यून और यूरेनस। तो हमारा फर्स्ट जो है ऑप्शन जुपिटर वो सही है, उस पर टिक लगाएंगे। सेकंड है द हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट कौन सा है? इसमें है वीनस, ये हमारा सही है, इस पर टिक लगाएंगे। थर्ड है द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम इज, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून कौन सा है वो बताना है हमें, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, गैनीमीड। फोर्थ है हमारा द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज, सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड कौन सा है? इस पे हमने टिक लगाया है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, सेरेस, ये सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है। बी पार्ट है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स, यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए आपको, खाली जगह दी है, उनको आपको फिल करना है। फर्स्ट है ऑल दी ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज और डैश बॉडीज, सभी ऑब्जेक्ट जो स्काई में होते हैं और उनको हम हेवनली बॉडीज कहते हैं या और क्या कहते हैं इनको, तो यहाँ पर फिल करेंगे आप सेलेस्टियल बॉडीज। इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, इसको क्या कहते हैं हम? जो डिस्टेंस होता है लाइट के द्वारा कवर किया गया 1 ईयर में यानी 1 साल में जो डिस्टेंस कवर करती है लाइट, उसको कहते हैं हम अ लाइट ईयर, ये फिल करेंगे आप। थर्ड में डैश प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड हीट, ये प्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइट और अपनी हीट। कौन प्रोड्यूस करते हैं? स्टार्स, इनकी अपनी लाइट होती है और अपनी ही हीट होती है। फोर्थ है अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स फॉर्म ए डैश, स्टार्स का जो क्लस्टर होता है, समूह होता है यानी ग्रुप होता है, वो मिलकर क्या बनाता है, या फिल करेंगे हम गैलेक्सी। फिफ्थ और लास्ट है हमारा यहाँ पर डैश हैज़ द लॉन्गेस्ट रिवोल्यूशन टाइम, सबसे ज़्यादा लंबा रिवोल्यूशन टाइम होता है, किस कौन करता है? यहाँ पर फिल करेंगे हम नेपच्यून। ये सब आपको बुक के अंदर ही फिल करना है। टिक द ट्रू, यानी ट्रू के लिए आप टिक करेंगे ऐसे, एंड क्रॉस, ऐसे क्रॉस लगाएंगे फॉल्स स्टेटमेंट के लिए, यानी जो स्टेटमेंट गलत होगा उसके लिए ऐसा लगाएंगे, सही होगा उसके लिए ऐसा लगाएंगे। फर्स्ट देखिए द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, गलत है, इसके लिए क्रॉस लगाएंगे। सेकेंड है द मून कंप्लीट इट्स रोटेशन एंड रिवोल्यूशन इन द सेम टाइम, यानी मून जो है वो कंप्लीट करता है इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन सेम टाइम में, ये सही है हमारा, टिक लगाएंगे। थर्ड है ऑल प्लैनेट्स, सभी जो प्लैनेट हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, सही है हमारा, टिक लगाएंगे इसके लिए, सही। फोर्थ है सेचुन इज द बिगेस्ट प्लेनेट, सेचुन जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेनेट है, नहीं, गलत है, इस पर क्रॉस लगाएंगे। और फिफ्थ है हमारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी चांद की सरफेस पर जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ये सही है, इस पर भी टिक लगाएंगे, ये भी आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। डी है मैच द फॉलोइंग,
यहाँ पर आपको दो साइड दी हैं, इनको मैच करना है। जैसे फर्स्ट है हमारा द एस्ट्रॉइड्स आर अ क्लस्टर ऑफ हेवनली बॉडीज़। एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो हेवनली बॉडीज़ के क्लस्टर होते हैं। इसको मैच करेंगे, आप यहाँ से पढ़कर देखेंगे। इसको मैच करेंगे हम थर्ड वाले से, इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। सेकेंड है द अर्थ रिसीव लाइट एंड हीट, यानी हमारी ज़मीन को लाइट और हीट कहाँ से मिलती है, वो किससे लेती है। इधर देखेंगे ऑप्शन में हमने लिखा है यहाँ पर फ्रॉम द सन, इसको सेकंड से मैच करेंगे, सन से मिलती है, सूरज से मिलती है। थर्ड है ऑल प्लैनेट्स आर स्पेरिकल इन शेप, सभी प्लैनेट्स जो हैं वो शेप में स्पेरिकल है, बट लेकिन अब यहाँ पर मिलाएंगे हम इसको, इससे मैच करेंगे आर ऑफ डिफरेंट साइज, लेकिन अलग अलग साइज के हैं। फोर्थ है ऑल द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम गो, सभी प्लैनेट सोलर सिस्टम में जो होते हैं, अब इसको मिलाएंगे आगे हम, गो अराउंड द सन, यानी सन के चारों ओर घूमते हैं। फिफ्थ है हमारा द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लैनेट जो हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं। अब इसको मैच करेंगे हम, फिफ्थ को यहाँ पर लगाएंगे, ऑन एन एलिप्टिकल पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। और सिक्स से हमारा लास्ट बचा है द सेलेस्टियल बॉडीज क्लोजेस्ट ऑफ द अर्थ, यानी सेलेस्टियल बॉडी जो है जो पृथ्वी के नज़दीक है, इसको मैच करेंगे हम, इज़ द मून द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, यानी चांद है जो पृथ्वी का सैटेलाइट है। ये मैंने नंबर लिखे हैं, आप बुक के अंदर इसको मैच करेंगे। ये पार्ट है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिए, उनके आपको आंसर लिखने हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर है। नंबर 1, विच इज़ द क्लोजेस्ट नेबर टू सन, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सन का यानी सूरज का सबसे नज़दीकी पड़ोसी कौन है, यानी सूरज के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है। इसका आंसर है मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट नेबर टू सन। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज़ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। इसका आंसर है जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ द मोस्ट यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, वाई। सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूनिक यानी अनोखा प्लैनेट ग्रह कौन सा है, और रीज़न भी पूछ रहे हैं क्यों। इसका आंसर है द अर्थ इज़ द मोस्ट यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज द कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन द अर्थ, विच आर suitable temperature, breathable atmosphere and availability of water. Last question number 4, what is a satellite? Satellite क्या है? इसका आंसर है satellite is a small body going around the planets. ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। स्टूडेंट्स, आपको इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और बाकी अदर वर्क जितना ही मैंने आपको बताया वो आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। This is your homework for today, and now chapter number 13 is over. Thank you so much for watching.